प्रिय बंधुओं, आज मैं एक घटना जो आज के अखबार में छपी है उसी के बारे में आपसे चर्चा करना चाहूँगा। यह कहानी है एक अभिजीत और दिव्या के बारे में। अभिजीत ने दिव्या को सिटी पॉइंट होटल में एक वहाँ के गार्ड की हेल्प से, जिनका नाम ओम प्रकाश था और हेमराज था, उनकी सहायता के साथ में उसको मारकर और एक BMW गाड़ी में, जिसके के बलराज और रवि ड्राइवर थे, और उनको पंजाब की तरफ भेज दिया। यानी कि पहले उन्होंने उसको मारा, गोली से मारा, और फिर स्टाफ की सहायता से उन्होंने उसकी बॉडी को घसीटते हुए एक BMW गाड़ी में रखा और उसके ड्राइवरों को यह कहकर कि इसको पंजाब में कहीं ले जाके डिस्पोज ऑफ कर दो, रवाना कर दिया। इसके बाद, मर्डर के बाद ये होता है 2 जनवरी को। 3 जनवरी को ही अभिजीत, ओम प्रकाश और हेमराज को पकड़ लिया जाता है। उनको पुलिस अपने हिरासत में ले लेती है। बलराज और रवि, जो उनकी डेड बॉडी को लेकर के BMW में गए थे, दिव्या की डेड बॉडी को, उन्होंने एक कैनाल में पटियाला के पास में उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया और BMW को उन्होंने वहाँ के बस स्टैंड पर कर दिया। यह घटना रही 3 और 8 के बीच में, जनवरी 3 और 8 के बीच में ये सब होता है। 8 तारीख को, जनवरी 8 तारीख को एक डिलीवरी जो है, एक डिलीवरी एग्जीक्यूटिव जो है, जिसका नाम मेघा है, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। अभिजीत की मदद करने में, मदद किसमें करने के लिए? डिस्पोजिंग ऑफ द मर्डरर वेपन। एक्चुअली वेपन और बॉडी दो एक बहुत ही ज़रूरी साक्ष्य होते हैं किसी भी मर्डर को सिद्ध करने के लिए। अब उन्होंने गोली तो उसको मार दिए थे और समस्या थी कि उस वेपन को वो कहाँ छुपाएं। अब जैसा आपको मालूम है, मैं कई बार बता चुका हूँ कि जो वेपन होता है, फायर आर्म वेपन होता है, उसकी स्पेसिफिक जो इफ़ेक्ट बुलेट पर आते हैं, और अगर बुलेट वो मिल जाती है तो इतने स्पेसिफिक होते हैं जैसे फिंगरप्रिंट होते हैं, और हर हालत में हम उस वेपन का और गोली से मिलान करने में सक्षम होते हैं, और इस तरह से उस मर्डर को सोल्व करना बहुत आसान हो जाता है। इस मर्डर वेपन को दिव्या ने छुपाने के लिए उसकी मदद की थी जनवरी 8 को, इसलिए मेघा को भी पकड़ लिया गया। उधर जनवरी 11 को बलराज जो है उनको कलकत्ता से पकड़ा गया। क्यों? कि वो डेड बॉडी को वहाँ पे डंप करके और कलकत्ता की तरफ भाग गए थे। यानी कि डंप तो उन्होंने पटियाला के पास किया और खुद भाग करके वहाँ से चले गए बचने के लिए कलकत्ता में, और कलकत्ता में वो पकड़े गए पुलिस द्वारा 11 जनवरी को। 12 जनवरी को प्रवेश था, जो प्रवेश जिसने उनको वेपन सप्लाई किया था, वह भी पकड़ा गया रोहतक से। 13 जनवरी को दिव्या की डिकम्पोज डेड बॉडी जो है, जो पानी में डाली गई थी, उसको फतेहाबाद में 160 किलोमीटर फ्रॉम पटियाला, यानी कि आप देखिए पटियाला में डेड बॉडी को डाला और वहाँ से वो पानी के अंदर तैरती 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 फतेहाबाद में आ गई, जो वहाँ से 160 किलोमीटर के करीब दूर था, और वहाँ पे उसकी डेड बॉडी रिकवर होती है। ये होता है जनवरी 13 को। जनवरी 26 को जो है जयपुर से रवि को भी पुलिस अरेस्ट कर लेती है, और अप्रैल 1 को क्राइम ब्रांच टीम सेक्टर 17 से 523 पेज की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करती है, और उसके साथ 44 विटनेसेस की लिस्ट भी तैयार कर लेती है, जो सारे ट्रांजैक्शन को और उसको मर्डर करने के टाइम तक की सारी एविडेंसेस उनके पास में है। वेपन किसने दिया अब ये हमें पता है, उस वेपन को मारा किसको गया पता है, उसकी बॉडी
भी वहाँ से मिल गई है, तो इसके लिए अगर उसमें बुलेट है तो उससे वो मिलान भी हो जाएगा, और बाकी के सारे साक्ष्य जो हैं वो पुलिस के कब्जे में आ गए। इस तरह से यह एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टिगेशन रहा। लेकिन अब उठता है कारण कि अभिजीत ने इस औरत को मारा क्यों, दिव्या को किस लिए उसने मारा। दिव्या को इसलिए मारा कि उनको मारने का कारण ये था, दिव्या को मारने का कारण ये था कि अभिजीत उनसे एडल्ट्रियस रिलेशनशिप में थे, यानी कि उनसे सेक्सुअल रिलेशनशिप में थे, और उनकी अपनी फैमिली थी, वो शादीशुदा थे। अब यह बात इनको मालूम थी, इसलिए वो इनको बहुत ही ब्लैकमेल कर रही थी, काफ़ी ज़्यादा पैसे मांग रही थी, और उनको धमका रही थी कि अगर उन्होंने उनको नहीं बताया तो वो उसको उनकी फैमिली को ये डिस्क्लोज कर देगी कि तुम्हारे मेरे साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप हैं, और इस तरह से तुम दोनों तरफ से बर्बाद हो जाओगे। इस डर से उन्होंने दोनों वहाँ होटल में मिले, सिटी पॉइंट होटल में मिले, और वहाँ पे इस इशू पे दोनों के बहुत आर्ग्यूमेंट्स हुए, और उसी हीट ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स में इन्होंने, अभिजीत ने उनको गोली मार दी और उनकी डेथ हो गई, और फिर सारी बात की प्रोसेस चली। अब डिस्कस करने का पॉइंट ये है कि मैं रोज़ देखता हूँ कि एडल्ट्रियस रिलेशन के कारण मर्डर होते हैं। वैसे तो इतिहास में हमने सुना ही है, जरा जर और जोरू के मामले में ही मर्डर होते हैं, मैक्सिमम मर्डर होते हैं, जो हमारे एनसीआरबी के डेटा से भी आपको कंफर्म हो जाएंगे। लेकिन ये सब जानते हुए भी, सदियों से जानते हुए भी, हमारे कानून ने एडल्ट्री को एक क्राइम क्यों नहीं माना है, यह मेरा सबसे बड़ा प्रश्न है इस केस को साइट करते हुए। अगर एडल्ट्री एक क्राइम मान लिया जाए और उसके लिए बहुत ही बड़ी सज़ा को रखा जाए, तो शायद इस तरह के क्राइमों से बचा जा सकता है, क्योंकि ये सब क्राइम इसलिए ज़्यादा होते हैं कि इसकी कोई सज़ा नहीं है, कोई इसकी एडल्ट्री को खास करके मेल के लिए कोई क्राइम नहीं माना जाता। और आजकल तो कोर्ट्स बहुत ज़्यादा लिबरल हो रहे हैं, और वो एडल्ट्री को एक साधारण सी चीज़ मान रहे हैं। वो भूल जाते हैं कि एडल्ट्री कोई साधारण चीज़ नहीं है, यह मानव जाति का ही नहीं बल्कि पूरे प्राणी मात्र का एक आधार बिंदु है। उसकी सभ्यता, संस्कृति, उसकी पारिवारिक रचना, और जो समाज जितना चला है वो सारा ये ह्यूमन में ये मेल और फीमेल की रिलेशनशिप पे आधारित है। सिगमंड फ्रायड ने तो यहाँ तक कहा कि पहली जबान जो डेवलप हुई वो सेक्सुअल कराई थी, एक दूसरे पार्टनर को सेक्सुअली अट्रैक्ट करने के लिए जो भाषा यूज़ की गई, वही अंतर में जाके भाषा बन गई। जब एक तरफ साइकोलॉजिस्ट भी, मेडिकल एक्सपर्ट भी, जियोलॉजिस्ट भी, समाज का हर व्यक्ति और हमारे सारे शास्त्र, उन्होंने सती प्रथा तक शुरू की इस एडल्ट्री को बंद करने के लिए, तो क्या सब वो बेवकूफ़ थे? और आज के जो कुछ ये डिग्रियाँ लेकर के बैठे हुए लोग वो ज़्यादा बुद्धिमान हो गए? नहीं, ये यूरोप के सत्यानाश के कारण, मैं सत्यानाश ही कहूँगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में फैमिली सिस्टम जब टूट गया तो उन्होंने अपने एक लिबरंडो का एक अपना एक मापदंड बना करके अपनी एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई करने का एक तरीका निकाला, जो इसलिए निकला कि उसके सिवाय कोई ऑप्शन नहीं था। जैसे मैंने आपको पहले बताया, रशिया में 12 मिलियन यानी कि 1.2 करोड़ यंग पीपल 18 से 30 साल के मर गए। अब कितने बच्चियां जो हैं वो, उनको बच्चियां ज़्यादा हो गई, वो घरों में काम कर रही थी, फैक्ट्री में काम कर रही थी, तो इसलिए एक इम्बैलेंस हुआ, और उस इम्बैलेंस के कारण वहाँ की सोसाइटी टूट करके मेल से मैटरनल पे चली गई। आज रशिया की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वह समाज मैटरनल बन चुका है, यानी कि औरत ही है, फादर का कोई स्तर नहीं, किसी को फादर का पता भी नहीं है, और लेडीज़ जो है कई बार मैरिज शादी कर लेती हैं। तो उस तरह से उस व्यवस्था का, समाज का पूरा का विघटन हो गया।
ऐसा ही अमेरिका में हुआ, ऐसा ही यूके में हो रहा है, और वो चाहते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए भी हो। इसलिए उसके एक्सप्लेनेशंस और मापदंड बना करके हम सब लोगों के सामने पेश करते हैं। और मतलब बड़े दुख की बात है कि हमारे बड़े बड़े दिग्गज जो कानून को समझने वाले और उसका निर्णय देने वाले लोग हैं, वो उन बातों में आ जाते हैं, ये समझ के कि हम समाज को फॉरवर्ड ले जा रहे हैं, हम समाज को विकसित कर रहे हैं। अब विकसित नहीं कर रहे, वो एक मजबूरी का उनका धंधा था जो उनको करना पड़ा। हम ऐसी कोई मजबूरी में नहीं है। हम अपनी मान्यताओं को, हम अपने एथिक्स को कायम रख सकते हैं और उनको कायम रखना चाहिए। इसलिए मैं ये सबसे आप सारे बंधुओं से कहता हूँ कि इस एडल्ट्री को जितना बड़ा क्राइम हो सके वो बनाना चाहिए, क्योंकि ये समाज की व्यवस्था, परिवार की व्यवस्था, हर चीज़ में जो हमारी सत्य की एक भावना है, विश्वास की जो एक भावना है, एक दूसरे पर विश्वास रखने की जो भावना है, वह सब समाप्त हो जाती है और अंततः समाज विघटित हो जाता है। और उस विघटन के बाद उस समाज का बचना बहुत मुश्किल होता जाता है। यह बात आज से 5000 साल पहले कृष्ण ने गीता में भी कही थी, अर्जुन ने भी इसका समर्थन किया था। और हम अब उस ज़माने की जो एक नकारा गया सजेशन जो है, वो आज हमारे जो बड़े बड़े दिग्गज न्यायालयों में या न्यायालय के बाहर वकील के रूप में बैठे हैं, वो आज इसको एक जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है। और उसी का नतीजा है कि ऐसे ऐसे अभिजीत पैदा होते हैं और वो अपने एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप वाली वुमेन को मर्डर कर देते हैं। ये कोई एक मर्डर नहीं है, आप जानते ही हैं आहूजा के बॉम्बे का केस कितना वो चला था और उसके कितने ही केस हुए होंगे। इनकी अनगिनत नंबर है। इन अनगिनत जानों को, इन अनगिनत परिवारों को बचाया जा सकता है अगर हम एडल्ट्री को एक क्राइम घोषित करते हैं जिसमें दोनों हस्बैंड और वाइफ जिम्मेदार हों। धन्यवाद।